देखो, वी ऑल हैव हैड आवर फर्स्ट क्रशेस व्हेन वी वर इन स्कूल और ट्यूशंस। अब मानो ना मानो हुआ है भाई, तो डिनाई कितना मर्जी कर लो, क्रश तो किसी ना किसी पे आया है। बट डज दैट मीन कि वो स्कूल और ट्यूशन बने ही इसलिए थे? ऑफ कोर्स नॉट। तुम वहां पढ़ने गए थे, कुछ सीखने गए थे, लेकिन एक इंसान की कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं। वो लोगों से मिलता है, इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, अच्छे दोस्त बनाता है, और इसी बीच किसी पे दिल भी आ जाता है। तो दैट इज वेरी बेसिक ह्यूमन नीड। हम जब जहां काम कर रहे हैं, जहां रोज जा रहे हैं, सेम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे ना, उनसे कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो वही मैकडोनल्ड्स पे जहां इतने एम्प्लॉयज रोज जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, अलॉन्ग विद देयर ड्यूटी टुवर्ड्स दैट कस्टमर, वो अपने क्रू से भी मिल रहे हैं, उनसे भी एंगेज कर रहे हैं, तो वहां पे उनके दोस्त बनेंगे। एंड अब मान के चलो यार कि वो दोस्ती दोस्ती में रहेंगे, काम नहीं हुआ तो वो भी बहुत गड़बड़ है। जैसे अगर तुम ट्यूशन पे सिर्फ क्रश 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 के चक्कर में आ जाओगे, पढ़ाई नहीं होगी, तो बहुत गड़बड़ है। लेकिन अगर सिर्फ पढ़ाई 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 के चक्कर में ही रह गए, और उधर जाके तुम्हारा दिमाग अगर सेट ना हो पाया, और तुम बहुत रिलैक्स और बहुत कूल और बहुत कंफर्टेबल फील ना कर पाए, तुम अगर एक पॉइंट पर स्ट्रेस फील कर रहे हो, तुम्हारा वहां मन नहीं लग रहा, तुम पढ़ नहीं पा रहे, तो एक्चुअल में वो रिजल्ट भी तो नहीं निकल के आ पा रहा जो तुम चाह रहे थे। लाइक वो मैकडी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो पूरा दिन काम कर रहा है, और उसकी वहां सोशल नीड पूरी नहीं हो रही, उसे लोग नहीं मिल रहे, वो बात नहीं कर पा रहा, उसको मजा नहीं आएगा। एंड एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मजा, आई गेट दैट, बट एक सेंस ऑफ कंफर्ट, एक सेंस ऑफ ह्यूमन की सोशल नीड पूरी होनी चाहिए यार। ये वेरी वेरी बेसिक सी थिंग। ठीक है, हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पे और डिटेल में आएंगे, बट एज ऑफ नाउ मैं जो कहना चाह रहा हूं दैट इज कि इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने बॉस के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर लोगे, ठीक है, अगर तुम कर लोगे, तो वो बॉस तुम पे रो भी नहीं रख पाएगा, वो तुमसे काम ही नहीं करवा पाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर बिल्कुल ही दोस्ती नहीं रखोगे, बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं होगे, बिल्कुल ही अपना फील नहीं करोगे थोड़ा सा भी, तो काम करते हुए तुम्हें एक हिचकिचाहट से होगी, तुम चाहोगे नहीं काम करना, तुम बहुत बेदिल से काम करोगे, और वो काम उतना एफिशिएंट नहीं होगा। सो देयर इज अ नीड टू मेंटेन अ पर्टिकुलर अमाउंट और अ पर्टिकुलर एक्सटेंट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप, but that too should exist with a balance between formal and informal relationship। अब बहुत हैवी हो गया यार। इन शॉर्ट अगर मैं समझाना चाहूँ, तो हमने जिस कंपनी के एग्जांपल से बात करी थी, उसी कंपनी के एग्जांपल को लेके चलते हैं एंड देखते हैं व्हाट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ये चाहिए क्यों, इनके क्या प्रोज कॉन्स हैं, एंड व्हाई कैन नॉट बी एलिमिनेट दिस इनफॉर्मल वाली थिंग। कंपनी के फेवर में थोड़ी है, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, इसको तो भगाना चाहिए ना, नहीं भगाना चाहिए, बताते हैं क्यों। तो निकाल लो अपने कॉपी पेन, शांति से बैठ जाओ, बोर्ड बूस्टर से चैप्टर आज के इस वीडियो में सब कुछ खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और अब से नहीं चलेगा कोई भी बहाना, चला दो। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन, है ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन, तुम भी। हाँ जी, तो कहानी तो हमने समझ ली, बट नाउ बैक टू आवर व्हाइट बोर्ड एंड देखते हैं कि इस कहानी का एक्चुअल तुम्हारे सिलेबस में क्या मतलब है, क्या तुम्हारे एनसीईआरटी कहना चाहती है, समझाना चाहती है। नंबर 1 इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 2 इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस हैंडराइटिंग, बट बात सुनो, मजा आएगा। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, बस कुछ भी नहीं है, जो मैनेजमेंट ने डिजाइन किया है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, एंड एट द सेम टाइम जो नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स निकले हैं विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ने डिजाइन की ताकि ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो पाए, एंड उसी फॉर्मल के बीच में स्पॉन्टानियसली लोगों के एक दूसरे से एसोसिएट करने की वजह से जो पर्सनल रिलेशंस और सोशल रिलेशंस के नेटवर्क बन जाते हैं, उसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा ही बेसिक सा एग्जाम्पल दूंगा, और ये ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो के टाइम तुम्हारे पीछे एनिमेशन भी आई होगी। टॉप लेवल, उसके नीचे 3 मिडिल लेवल, उसके नीचे 8 लोअर लेवल। इस डिपार्टमेंट के अंदर 3 एम्प्लॉयज हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर 2 एम्प्लॉयज हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर 2 एम्प्लॉयज हैं। टेक्निकली इस बंदे का और इस बंदे का कोई लिंक ही नहीं है, इन दोनों का ऑब्वियसली है, इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना है,
ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स को, लेकिन ये जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं इनको कोऑर्डिनेट नहीं करना, इनको कोऑर्डिनेट करवाएंगे मिडिल लेवल मैनेजर्स। टेक्निकली इनका कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ एम्प्लॉयज कितने, 11 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, बिल्कुल छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, 11 बंदों की मैनेजमेंट टीम है। तो इस टीम के अंदर जब ये बंदा और ये बंदा एंड ये बंदा, मतलब ये 3 बंदे, ये लोअर लेवल स्टाफ, ये प्रोडक्शन मैनेजर और ये इधर से सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मैनेजर नहीं, सेल्स मैनेजर नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये तीनों बंदे मिलकर शाम को चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। जो वेल प्रॉपरली डिफाइंड एंड लेड आउट है वो फॉर्मल है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी काट के एक तरफ से सीईओ आ गया, एक तरफ से ये बंदा आ गया और एक तरफ से ये बंदा आ गया, ये तीनों शाम को मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं से भी कोई भी हम बंदे का कटआउट निकाल लें एंड वो अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए भैया? कूल है। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में से ही अगर लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके आपस में नेटवर्क्स बन रहे हैं, पर्सनल रिलेशंस बन रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ थोड़े थोड़े टर्म सुनो जिनसे अगेन इसके तुम एडवांटेजेस निकाल सकते हो, डिसएडवांटेजेस निकाल सकते हो, फीचर्स निकाल सकते हो, तुम इनकी अपना कंपैरिजन डिफरेंस वाला सब कुछ निकाल सकते हो। पर टर्म सुनो। नंबर 1 इज कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर डेलिबरेटली डिजाइंड, वो एफर्ट मार के सोच समझ के डिजाइन किया जाता है बाय टॉप मैनेजमेंट। इनके अंदर क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहां सब कुछ वेल डिफाइंड है कि कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, किस पे कौन सा काम आया है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, सब कुछ वेल डिफाइंड है, कोई ऐसे हवा में बातचीत नहीं हो रही। इनका मेन गोल है ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए, मेन गोल है कि ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव हो, हमारा एक एक काम, एक एक एफर्ट वुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हम सारा काम ही उसके लिए कर रहे हैं। एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जितने भी एफर्ट्स है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो इंटरलिंक होते हैं, वो इंटीग्रेट होते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे से आपस में लिंक होके काम कर रहे हैं, और लिंक होके काम कर रहे हैं तो वो इंटरलिंकेज में आ जाएगा। एंड उन सबकी एफर्ट्स को टोटल करके ऑर्गेनाइजेशन का फायदा किया जा रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सब कुछ होता है। अगर मैं आ जाऊं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ये अपने आप बन जाती है, स्पॉन्टानियसली, यहाँ एक वर्ड है, मतलब बन जाती है, बस बनाई नहीं जाती। कोई इस पे एफर्ट मार के नहीं कहता कि तू और तू आज से दोस्त, कंपनी की मैनेजमेंट तुम्हें ये नहीं कहेगी, ठीक है, ये अपने आप बन जाती है। बस जैसे मैंने अभी ग्रीन स्क्रीन वाला एग्जांपल बताया, तुम्हारा किसी पे क्रश आया, कोई अच्छा दोस्त बना या कुछ भी हुआ, तो वहां पे तुम्हारे टीचर ने नहीं कहा था कि इधर आ, तो इसको पसंद कर, नहीं, नॉट दैट वे, अपने आप बस हो जाता है। एंड ओरिजिनेट्स विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसी के बीच में से अपने आप ओरिजिनेट होता है, अपने आप होता है, ये अलग पॉइंट है। विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये अलग पॉइंट है। अगला है इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। यहां पे वेल लेड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यहां पे हर चीज की प्रॉपर क्लियर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ लेड आउट है। यहां पे रूल्स है कि तुम्हें बाय द एंड ऑफ द डे ये चीज रिपोर्ट करके जानी है, यहां पे रूल्स है कि ऐसे होगा वैसे होगा, सब कुछ है। इनफॉर्मल में क्या कोई रूल्स होते हैं? जब तुम दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो एंड किसी एक हरामी इंसान ने बोल दिया अंडी मंडी शंडी, तो जो तुम्हारे आपस में ऑब्वियसली एक्सेप्टेड ग्रुप में तुम्हें वो परफॉर्म करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा तो पड़ेगा, अब वो कंपल्शन है। ऐसा नहीं है कि उसको ना मानने पे कोई ऑफिशियल एक्शन लिया जाएगा या कोई तसल्ली से जो मैनेजमेंट में लीड आउट है तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, नहीं। आपस में दोस्त बैठे हो तो कोई अगर बात नहीं भी मानता तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, बट अब वो ग्रुप नॉर्म है, वो बना हुआ है, वो चला आ रहा है, वो हम सब आपस में करते हैं तो करते हैं और करेंगे। यहां पे जो चीजें हैं जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जैसे मैंने अभी तुम्हें डायग्राम बताया था, तो वहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन केस में सब कुछ क्लियरली लेड आउट है, कुछ मेसी नहीं है, कौन किसके नीचे कौन किसके ऊपर, सब कुछ क्लियरली लेड आउट है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कंपनी का सीईओ कंपनी के लोअर लेवल मैनेजर के साथ शाम को एक साथ एक शेयरिंग कैब में घर जाता है, क्योंकि उनका घर आसपास है, तो वो रोज शाम को साथ जाते हैं, रोज सुबह साथ आते हैं, उनकी आपस में बातचीत हो रही है, वो मिल रहे हैं। अब सीईओ इज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद वो लोअर लेवल वाला मैनेजर। अगर देखा जाए टेक्निकली तो हेनरी फ्यूल साहब का स्केलर चेन यहाँ पे वायलेट हो रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि मैनेजमेंट बहुत प्रिसाइज नहीं है कि ऐसे ही होता है, दिस इज हाउ यू मैनेज थिंग्स, नहीं। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत बड़ी साइंस है, बहुत सी ऑब्जर्वेशन, बहुत सी एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत से लोगों का बिहेवियर, बहुत कुछ, बहुत से केसेस। लेकिन एट द एंड जब तुम्हें मैनेज करना है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा केस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द केसेस दैट हैव एग्जिस्टेड टिल डेट। तुम्हारी मैनेजमेंट तुम्हारे आर्ट से होगी, तुम्हारी स्किलफुल एप्लीकेशन से होगी। तो हम जो भी बुक में सीख रहे हैं, मे बी अब यहाँ पे वो बहुत कुछ वायलेट हो रहा है जो हमारे हेनरी फ्यूल साहब ने कहा, लेकिन एट द सेम टाइम ये सब कुछ जरूरी भी है और ये सब कुछ होता भी है। अब जरूरी क्यों, इस पे आते हैं। लास्ट चीज है नो फिक्स लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। वही चीज है कि यहाँ पे फिक्स लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है कि यहाँ से ऐसे ऐसे होकर कम्युनिकेशन ड्राइव करेगी, यहाँ कोई फिक्स लाइन नहीं है। अगर सीईओ लोअर लेवल मैनेजर का दोस्त है तो वो कभी भी कॉल करके उसको कुछ भी बोल सकता है, वो बात कर रहे हैं आपस में,
कम्युनिकेशन ट्रांसफर होने की कोई फिक्स लाइंस नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है, कोई रूट नहीं है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी का क्या फायदा है? इसको हम पूरा एलिमिनेट कर दें? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज द व्हाई? 3 मार्क का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड, बट व्हाई? वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पर्पस सर्व करती है। सबसे पहली चीज, एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज का सेटिस्फाइड रहने से मेरा मतलब है कि अगर तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतना स्ट्रिक्ट बना दो कि कोई कभी भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कोई उस बाउंड्री के अंदर पर्सनल रिलेशंस बिल्ड नहीं कर सकता, तो एम्प्लॉयज खुश नहीं रहेंगे। अगर एम्प्लॉयज खुश नहीं है, एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड नहीं है, तुम्हारे काम में वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, वो प्रोडक्टिविटी नहीं दिखेगी, ठीक है। एंड ये वेरी ऑब्वियस है। कोई स्कूल अगर इतना स्ट्रिक्ट है कि तुम वहां दोस्त ही नहीं बना सकते, तो नो मैटर कितनी अच्छी पढ़ाई है, नो मैटर कितने अच्छे मार्क्स है, तुम वहां जाना नहीं पसंद करोगे। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सटेंट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशंस जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन की सोशल नीड होती है। इससे भी अगर आगे बढ़े तो वो जो कम्युनिकेशन चैनल्स मैंने बताया ना, वो बहुत अच्छे से काम आ सकते हैं। अगर वो सीईओ और लोअर लेवल मैनेजर दोस्त हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोअर लेवल पे जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपस में होगा। वो भी एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक फॉर्मल के अंदर मल्टीपल होती है। व्हेन आई से मल्टीपल, तो कोई किसी का दोस्त है, ए बी का दोस्त है, बी के सी और डी दोस्त है, डी के ए और एफ दोस्त है, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सब लोगों से लिंक है। तो कंपनी के अंदर काफी कॉम्प्लेक्स रिलेशन बन जाते हैं, जहां मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाता है। अगर सीईओ को ऑन एन अर्जेंट बेसिस कुछ बात कन्वे करनी है, अगर वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से आएगी तो वो बहुत डिलेड होकर आएगी। सीईओ के पास आई, फिर उसने मिडिल लेवल मैनेजर्स को दी, फिर उसने अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को दी, एंड वो एक लेवल से होके पहुंची। वर्सेस अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है एंड एक कंपनी को पता है कि कैसे हम इनको लेवरेज कर सकते हैं, तो वो सीईओ डायरेक्टली अपने दोस्त को मैसेज कर देगा जिसके साथ वो रोज कैब में जाता है, वो कर देगा। बहुत सिंपल है, बहुत ऑब्वियस है। एंड वो टेक्स्ट करने के साथ ही वो अपने आप अपने लेवल में वो इंफॉर्मेशन फैला देगा। जिस तरह से मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल शुरू से लेते आए हैं, तो एक पूरे स्टोर का मैनेजर होगा एंड एक वो एम्प्लॉय होगा जो स्टूडेंट है, जो दिन के 3-4 घंटे आके काम करता है। लेकिन अगर स्टोर मैनेजर और स्टूडेंट की आपस में बहुत अच्छे से बन रही है, वो आपस में बहुत कूल है, बहुत कंफर्टेबल है, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्चुअली मान लो कि वो सेम कंट्री से, ये एक रीजन है उनके इनफॉर्मल रिलेशन बिल्ड होने का। वहां इंटरनेशनल कंट्री में, इंटरनेशनल सिटी में अलग अलग देश से, दुनिया के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स हैं, और वहां पे एम्प्लॉयज भी बहुत बहुत मल्टीकल्चरल है। लेकिन जो स्टोर मैनेजर था एंड जो मैं पार्ट टाइम वर्कर, एक सेकेंड जाने दो इसको, हम दोनों इंडिया से ही हैं और हम फॉरेन कंट्री में मिल गए, तो हमारे आपस में इनफॉर्मल रिलेशंस बिल्ड होना ऑब्वियस है। तो अगर उसे पूरे लोअर लेवल स्टाफ तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है इन द क्विकेस्ट वे पॉसिबल, तो वो मुझे कम्युनिकेट करेगा, एंड मैं अपने सारे सहपाठियों तक, मैं अपने सारे कलीग्स तक वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता हूं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो लेवल से हो क्या है, स्टोर मैनेजर से जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर से शिफ्ट मैनेजर, शिफ्ट मैनेजर से जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उन तक, वो डायरेक्टली मेरे तक आ जाएगा, मैं पहुंचा दूंगा। तो कम्युनिकेशन के जो लेवल्स हैं, जो मल्टीपल नेटवर्क है, उनको अच्छे से यूटिलाइज करने से ऑर्गेनाइजेशन का बहुत फायदा हो सकता है, ठीक है। ये बात भी देखिए। इनसे अच्छे फीडबैक मैकेनिज्म भी डेवलप हो सकते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब अगर मेरा जूनियर मेरा दोस्त है, तो मैं उससे आराम से दोस्ती वाले लेवल पे आके पूछ सकता हूं, भाई कि तू मुझे सजेशन दे, हम कंपनी में और क्या कर सकते हैं विद इन आवर फॉर्मल लिमिट्स, विद इन हिज अथॉरिटी। मे बी वो ना बोल पाए, मे बी उसको बोलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसको इतनी अथॉरिटी दी ही नहीं गई है कि वो टॉप मैनेजमेंट को क्वेश्चन कर पाए। लेकिन जब इनफॉर्मल रिलेशंस हैं, तो अपने अपने कंफर्ट जोन में आके मैं उससे क्वेश्चन कर सकता हूं, मुझे सजेशन दे सकता है कि चीजें किस तरह से बेटर हो सकती हैं, एंड वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में यूज हो सकता है। उनकी नॉलेज, उनका करंट एक्सपीरियंस जो वो फेस कर रहे हैं, वो मे बी इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ना पता हो। तो जब उनके आपस में अच्छे लिंक्स हैं, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय अपने स्टोर मैनेजर को बता सकता है यार कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी सेल बढ़ सकती है, जो कि नॉर्मल केसेस में वो ऑब्वियसली नहीं बता पाएगा। लेकिन जब वो दोस्त बन गए हैं, जब उनके इनफॉर्मल रिलेशंस बिल्ड हो गए, तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो 3 चीजें हैं, एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो पाती है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, एंड फीडबैक लूप बन पाता है, और उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज से हम ऑर्गेनाइजेशन का फायदा करवा सकते हैं। ये होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। लेट्स मूव बैक टू आवर ग्रीन स्क्रीन एंड बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। लेट्स गो। कमिंग बैक टू स्कूल की क्रश वाली कहानी। अब 7th 8th 9th के वो हसीन लम्हे, वो प्यारे प्यारे दिन, जब हमारा किसी ना किसी पे दिल आया है, थोड़ी थोड़ी बातचीत हो रही है, बात आगे भी बढ़ रही है, वो भी इंटरेस्टेड है, तुम भी इंटरेस्टेड हो, बहुत मजा आ रहा है, तो कभी कभी इसी बहाने अपनी डायरी लिखवाइए, अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करवाइए, अपने असाइनमेंट्स करवाइए। दैट माय फ्रेंड इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ वर्क। नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव। मतलब जो भी था, जैसे भी था, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जब किसी पॉइंट पे तुमने अपना काम किसी को सौंप दिया कि भाई मेरा ये काम तू कर दे, ठीक है,
ऐसा नहीं है कि इसके बदले में तुम उसको कुछ एडिशनल पे कर रहे हो या उसके रोल से ज्यादा कुछ दे रहे हो। वो है जो उसका रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटी है, जो पे स्केल है, जो जॉब रोल है, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन तुमने अपना काम डेलीगेट कर दिया, अपना काम उसको दे दिया। नाउ डज दैट मीन कि अगर तुम्हारी कॉपी वो कंप्लीट कर रही है, तो अगर वो कॉपी कंप्लीट नहीं होती टीचर आके उसे डांटेगी? नहीं, डांट तो देखो तुम्हें ही पड़ेगी, क्योंकि कॉपी तुम्हारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। अगर तुमने उसको दे दी कंप्लीट करने के लिए, दैट डजंट मीन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। हाँ, तुम उससे मांग सकते हो जब आपकी कॉपी कंप्लीट क्यों नहीं हुई, मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं मांगोगे, बट हाँ, लेकिन टीचर को जवाब तुम्हें देना। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। एट द सेम टाइम अगर हमारे डिसेंट्रलाइजेशन पे, तो कभी ऐसा हुआ है कि टीचर के पास कोई काम है, परमानेंट काम है, बहुत ही वेला सा, बहुत ही छोटा सा काम है, एंड टीचर ने आके तुम्हारी क्लास के वो टॉप 5-6 बच्चे जिनसे बहुत अच्छे से बनते हैं, उनमें बराबर से काम बांट दिया, और वो परमानेंट बेसिस पे बांट ही दिया कि अब से काम ही तुम्हारा है, अब से काम मेरा नहीं है। ठीक है, एक तरफ तो है कि हम अपने पर्सनल रिलेशन जैसे बना चुके हैं कि हम काम अपना सौंप रहे हैं किसी को फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर अ टेम्परेरी बेसिस, जहां पे वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ट्रांसफर नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। और दूसरी तरफ है जहां पे मेरा काम मैंने इक्वल तरीके से पूरे अच्छे से बांट दिया, मेरे नीचे जो वर्क फोर्स है मैंने उसमें बांट दिया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, अब से वो काम ही तुम्हारा है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी कीवर्ड्स क्या है, हाउ यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, समझते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे भाई छोटी सी चीज तुम्हें ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक बंदा सारा काम खुद नहीं कर सकता। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्केल्स, व्हेन द वर्कलोड इज इंक्रीज, काम आगे आगे ट्रांसफर होगा। एक पॉइंट के बाद यू नीड टू ट्रांसफर एवरी सिंगल थिंग यू हैव इन योर हैंड, एंड तुम जब जब ऊपर ऊपर पोस्ट पे आते जाओगे, तुम्हें काम करवाना है, करना नहीं है। तो वो ट्रांसफर एक होता है डेलीगेशन के तरीके से, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन के तरीके से। एंड व्हाट्स द डिफरेंस? डेलीगेशन अपनी पर्सनल अथॉरिटी से निकलता है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी की पॉलिसी से निकलता है। जितनी ज्यादा पावर नीचे जा रही है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, और जितनी ज्यादा पावर ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो रही है दैट इज सेंट्रलाइजेशन। इससे ज्यादा हवा में बातें नहीं करते, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, डेफिनेशन के साथ समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक। हाँ जी, हमने अब बहुत कुछ पढ़ लिया एंड मजे भी ले लिए, कहानियां भी सुन ली, चीजें समझ भी ली हैं, बट लेट्स गेट बैक टू आवर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन्स एंड इसको थोड़ा सिलेबस के हिसाब से मोल्ड करके समझते हैं। डेलीगेशन एग्जैक्ट टर्म्स में डेफिनेशन वाइज क्या होता है? तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज डेलीगेशन, तो तुम अपनी वो क्रश से नोटबुक कंप्लीट करने वाला एग्जांपल नहीं दे सकते, तुम्हें बताना होगा व्हाट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, entrustment of responsibility and creation of accountability from a superior to a subordinate to extend his area of operations। कितनी सारी बातें बोलती, एक डेफिनेशन के अंदर मैंने कितना कुछ इंक्लूड कर दिया। अब बड़े ही ध्यान सुनो। सबसे पहले अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी इज द पावर, द राइट टू ऑर्डर समवन विद इन योर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। तुम जिस डेजिग्नेशन पे बैठे हो वहां पे तुम्हें कुछ पावर दी जाएगी जो तुम इंडिविजुअली उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, तुम अपने जूनियर्स के सीनियर हो तो तुम उनको ऑर्डर दे सकते हो, दैट इज अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन्ड टास्क, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड अलॉन्ग विद दैट अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी होता है आंसरेबिलिटी, कि यार अगर कोई काम नहीं हुआ तो ये किसकी अकाउंटेबिलिटी है, हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस, यानी कि इसका जवाब कौन देगा, ये क्यों नहीं हुआ, या इस काम की क्वालिटी खराब है तो ये क्यों खराब है, हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट। डेलीगेशन होता है कि जब एक बंदा, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट पे कुछ काम डाल देता है। अब वो काम डालने का मतलब है अथॉरिटी कुछ ट्रांसफर होगी। अगर मेरा काम है, मैंने 20 बंदों से सर्वे लेना है और मैं उनका सीनियर हूं, तो वो मुझे तो ऑब्वियसली जवाब दे देंगे, लेकिन अगर मैं किसी जूनियर को वो काम दूंगा तो वो उसको जवाब नहीं देंगे। वहीं अगर मैं मैकडॉनल्ड्स वाले एग्जांपल पे वापस आऊं, तो अगर जनरल मैनेजर को नॉर्मल पार्ट टाइम वर्कर से कुछ सर्वे करना है तो वो ऑब्वियसली उसको रिप्लाई देंगे, लेकिन अगर किसी पार्ट टाइम वर्कर ने आके बाकियों से पूछना शुरू कर दिया तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे। तो जब भी आप काम डेलीगेट करो, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, एक अथॉरिटी ट्रांसफर होगी, ठीक है, अथॉरिटी ट्रांसफर होती है। अब उसको ये अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी गई है, मतलब बाकी सबको बता दिया गया है कि ये काम जनरल मैनेजर ने असाइन किया तो तुम्हें इसको जवाब देना पड़ेगा, समझ जाओ, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर भरोसा करके उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है कि भाई ये काम तू संभाल, ठीक है, मैंने मेरा काम डेलीगेट कर दिया, यू आर माई जूनियर एंड टेक्निकली आई वाज सपोज्ड टू डू दिस वर्क, लेकिन आई हैव टू एक्सटेंड माय एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो मैं काम डेलीगेट करूंगा। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है, सीनियर्स का काम जूनियर पे आता रहता है, फिर कल को वो जूनियर सीनियर बनेगा और वो भी काम नीचे वाले पे डाल देगा। ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो होने का मतलब लोगों का ग्रो होना, एंड जो नीचे वाले लेवल पे आएंगे काम उनको संभालना है, ठीक है, ध्यान से सुनो।
हमने पूरा ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, चार्ट पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा। बेसिकली काम सब करते हैं, मिलके करते हैं, सबके एफर्ट्स होते हैं, लेकिन काम की डिवीजन होना अच्छे से बहुत जरूरी है। वही पूरी ऑर्गेनाइजिंग है। तो डेलीगेशन के अंदर अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्ट होती है एंड अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। मतलब ठीक है, ये काम तू रख एंड अगर ये नहीं होता या इसमें कोई दिक्कत आती है तो तू मुझे जवाब देगा। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को तू जवाब नहीं देगा, तू मुझे जवाब देगा। मैंने क्या कहा, जनरल मैनेजर को सर्वे करना है। जनरल मैनेजर को काम कहां से मिला, स्टोर मैनेजर से। ठीक है, अब स्टोर मैनेजर जो है, देखो स्टोर मैनेजर पूरे स्टोर का मैनेजर हो गया। जनरल मैनेजर होगा जो शिफ्ट मैनेजर्स को संभालेगा। ठीक है, स्टोर मैनेजर वंस इन अ व्हाइल विजिट कर लेगा, जनरल मैनेजर रोज विजिट करेगा। शिफ्ट मैनेजर किस शिफ्ट में कौन सा मैनेजर है, नीचे जो सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 4 लेवल मैंने बना दिए अपनी मर्जी से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। ये 3 चीजें होंगी टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन। अब इसमें से एक चीज और समझो, अथॉरिटी क्या ट्रांसफर हो सकती है? जी बिल्कुल ट्रांसफर हो सकती है। मेरी पावर है, मैं आगे किसी को दूं ना दूं, मेरी मर्जी, मैं दे सकता हूं। अथॉरिटी ट्रांसफर हो सकती है, अथॉरिटी ट्रांसफर हो सकती है। इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो सकती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो तो सकती है, लेकिन पूरी नहीं हो सकती। तुम अपनी पूरी की पूरी जिम्मेवारी किसी को नहीं दे सकते। अप टू एन एक्सटेंट तुम शेयर कर सकते हो, लेकिन पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी, जी बिल्कुल नहीं, अकाउंटेबिलिटी कभी ट्रांसफर नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। जस्ट अ सेकंड, हाँ, अकाउंटेबिलिटी कभी ट्रांसफर नहीं होती। ये 3 चीजें हमने समझ ली। अकाउंटेबिलिटी क्यों ट्रांसफर नहीं होती? अगर मुझे मेरे स्टोर मैनेजर ने कोई काम दिया और मैंने वो अपना डेलीगेट कर दिया, कल को स्टोर मैनेजर को ये नहीं कहूंगा कि जाके उससे पूछ ले, मैं तो उसको दे दिया। नहीं, वो काम मेरा ही है, अकाउंटेबल उसके लिए मैं ही हूं, मेरे ही परफॉर्मा के अंदर वो रिटर्न है। ठीक है, वो ड्यूटी वो मेरी है, लेकिन मैं वो उससे करवा रहा हूं अंडर माई फॉर्मल लिमिट्स। इसमें कुछ इनफॉर्मल नहीं आ रहा कि मेरा वो दोस्त था, मैं एग्जाम करता इसलिए करवा दिया। नहीं, फॉर्मल लिमिट्स के अंदर ही मैं काम करवा रहा हूं, मैं सीनियर हूं, मैं उससे काम करवा रहा हूं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मेरी है, अकाउंटेबिलिटी में ट्रांसफर नहीं कर सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो सकती है एंड अथॉरिटी में पूरी ट्रांसफर कर सकता हूं उस काम से रिलेटेड। ये होती है डेलीगेशन। अब डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? 6 पॉइंट्स है, फटाफट से देखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है। सबसे पहला आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर मैं अच्छे से काम डेलीगेट कर पाऊंगा तो मेरे पास और टाइम बचेगा और इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस करेंगे तो मैनेजमेंट इफेक्टिव होगी। दूसरा आता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अगर एम्प्लॉय को वो काम मिल रहा है, वो अलग अलग चीजें फेस कर रहा है, वो समझ रहा है, वो सीख रहा है कि ये काम होता कैसे है, कल को मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मुझे भी करना पड़ेगा। अब ये पूरा टास्क परफॉर्म किस तरह से होता है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है। मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेशन रहती है यार कि मुझे ये काम असाइन किया गया, इतने सारे ग्रुप ऑफ पीपल में से मुझे असाइन किया गया, मतलब मुझ में कुछ तो स्पेशल है। एक तरह से तुम अगर सोचते हो तो ये एक्सप्लॉयटेशन तुम गिन सकते हो, पर है नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करती है तो जिन एम्प्लॉयज को अच्छे से काम डेलीगेट होता है वही उस काम को ढंग से कर पाते हैं, कल को उनको ही जल्दी बेटर प्रमोशन मिलती है। तो मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज रहती है कि मैं ढंग से काम करूं, मैं अपने काम का बेस्ट दूं, अपने काम में अपना बेस्ट दूं, ताकि मुझे सीनियर डेलीगेट करे, ताकि मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ले पाऊं और अच्छे से काम कर पाऊं, कंपनी में और बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाऊं, ताकि मैं कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट बन जाऊं। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि जब हमें ग्रो करना होगा, हमें और टास्क इंकॉर्पोरेट करने होंगे तो हमें डेलीगेट करना पड़ेगा, तभी टॉप लेवल मैनेजर्स और अच्छे से काम संभाल पाएंगे। बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बेटर किस तरह से है? क्योंकि हमने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छे से सबको समझवा दी है कि इस काम के लिए ये अकाउंटेबल है, ये काम इसकी अथॉरिटी है, यहां पे इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है। तो कोऑर्डिनेट करना बहुत ईजी है कि किस बात के लिए किसको जाके जवाब देना है, किस बात के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहीं कोई ब्लेम गेम नहीं चलेगी। इतनी सिंपल सी बात थी यार कि देखो हमें करना क्या होता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की सारी गेम है, हम किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते एंड तभी कोऑर्डिनेशन बहुत इजी बन जाती है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, दैट शोड अस अ हायरार्की कि कौन किसके ऊपर है, उसके ऊपर कौन है, पूरी स्केल कैसे, लेवल कैसे चलता है। ठीक है, अब उसका बेसिस क्या होता है? उसका बेसिस होता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, कौन किसको आकर रिपोर्ट करेगा, एंड वही हमारे डेलीगेशन से और क्लैरिफाई होता है। डेलीगेशन फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। डिसेंट्रलाइजेशन में अगर मैं आ जाऊं तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डेलीगेशन के अंदर एक एम्प्लॉय को पकड़ के उसको एक काम सौंप दिया, वो होता है डेलीगेट करना। डिसेंट्रलाइजेशन में सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, ऑल द थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझो धीरे धीरे ऐसे काम बढ़ रहा है, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी फेवल भाई साहब ने डिसेंट्रलाइजेशन की आज तक की इजीएस्ट डेफिनेशन दी है। Everything that goes on to increase a subordinate's role in the organization is decentralization, and everything that goes on to increase the superior's role in the organization is called centralization. जैसे जैसे ऊपर यानी कि अब टॉप लेवल्स पे ज्यादा काम आएगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ज्यादा अथॉरिटी आएगी, वो सेंट्रलाइजेशन है, एंड जैसे जैसे नीचे ज्यादा काम आएगा वो डिसेंट्रलाइजेशन है। इतना सिंपल है भैया, ये वाइडर स्कोप होता है, बहुत इजी सी बात है।
इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? बहुत बेसिक इंपॉर्टेंस है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, जैसे जैसे हम काम बांट देंगे तो टॉप मैनेजमेंट के पास और मेजर एरियाज बच जाएंगे फोकस करने के लिए, एंड अलोंग विद दैट जो नीचे वालों को काम दिया गया है वो अपने आप संभालेंगे, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी ही अथॉरिटी होगी, उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी होगी, सब कुछ अब वो उन्हीं के पास है, वो उन्हीं का काम है, तो हमारा काम नहीं है, तो हम बहुत इजीली रिलीफ होकर काम कर पाएंगे। डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब फर्क क्या है डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में? यहां मैंने काम उसको दे दिया पर काम मेरा ही है, मैंने कहा मेरी कॉपी कंप्लीट करते हैं, बट वो कॉपी एट द एंड मेरी है, टीचर से मुझे ही चेक करवानी पड़ेगी, अगर कंप्लीट ना हो तो मुझे ही डांट पड़ेगी। लेकिन अगर किसी केस में टीचर को प्रिंसिपल ने काम सौंपा है एज पर ऑर्गेनाइजेशन, और सारे टीचर्स मिलकर कहते हैं कि ये वाला काम टीचर्स से और डेलीगेट करके सिस्टमैटिकली सारे टीचर्स से डेलीगेट करके सारे क्लास मॉनिटर्स को दे दिया जाए, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। जैसे जैसे सिस्टमैटिक तरीके से काम डिवाइड होकर नीचे नीचे आता जाएगा वो डिसेंट्रलाइजेशन है। रिलेट टू टॉप मैनेजमेंट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। जब सबऑर्डिनेट्स को और अच्छे काम मिल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क मिल रहा है, और बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेटर पे और बेटर अथॉरिटी मिल रही है, तो उनके अंदर भी इनिशिएटिव आएगा, वो अपने एंड से और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो पाए। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। काफी सिमिलर पॉइंट्स है, बट हाँ समझो, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, डेलीगेशन के अंदर हमने एक एम्प्लॉय से काम करवाया, वो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम यहां पे जब हमने डेलीगेट कर दिया और डिसेंट्रलाइज कर दिया, वो हमारा पूरा मैनेजरियल टैलेंट तैयार कर रहा है फ्यूचर के लिए, कि हमारे सारे एम्प्लॉयज वो काम परफॉर्म कर रहे हैं जो कल को उन्हें सीनियर लेवल पे आके करना पड़ेगा। ये फर्क है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ के अंदर सेम वही बात आती है कि कल को जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट करती है, क्योंकि हमारी पॉलिसी शुरू से रही है, हम काम डिसेंट्रलाइज करते हैं ग्रेजुअली, उसी के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए तैयार है। क्विक डिसीजन मेकिंग, जब पूरा का पूरा काम ही एम्प्लॉय पे लगा दिया गया। देखो, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जब सारा काम ऊपर है, सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, सारे डिसीजन उन्हें लेने हैं, फिर उनको अप्रूव करवाना है, फिर उनको डिस्कस करना है डिपार्टमेंट मैनेजर्स के साथ, फिर फाइनल डिसीजन होना है, तो वहां पे बहुत डिलेड डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन जब वो पूरी की पूरी पावर जो डिपार्टमेंट से ही कंसर्न्ड है, जहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, वो पूरी की पूरी पावर उस डिपार्टमेंट को दे दी, यानी कि जो काम हमारे शिफ्ट मैनेजर का है उसमें हमारा स्टोर मैनेजर इंटरफेयर ही नहीं करा कि भाई तू ही देख, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी ना, रादर देन वो पहले शिफ्ट मैनेजर बनाए, फिर वो रिव्यू हो, फिर वो अप्रूव हो, फिर उसमें चेंजेस हो, ऐसे ऐसे। जो काम स्पेसिफिकली जिसके लिए कंसर्न है, उसकी पूरी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सब उसको सौंप देना कि आज से ये काम ही तेरा है। सिस्टमैटिकली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हमने ऐसा कर दिया कि ये काम इस डेजिग्नेशन पे आ जाएगा, वो डिसेंट्रलाइजेशन है, एंड उससे क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। बेटर कंट्रोल इसलिए हो पाएगा क्योंकि हम बहुत इजीली लोगों को अकाउंटेबल ठहरा पाएंगे। जब अकाउंटेबिलिटी डिवाइड हो जाती है, अगर सारा काम टॉप लेवल मैनेजर्स के पास है, सारा काम सेंट्रलाइज तरीके से चल रहा है, तो कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ आती है ना, तो हम टॉप लेवल मैनेजर में जाके देखेंगे दिक्कत हुई कहां पे। लेकिन जब काम डिसेंट्रलाइज है, हर डिपार्टमेंट अपना इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, हर डिपार्टमेंट अपना इंडिविजुअली एक्सरसाइज कर रहा है अपने पावर्स को, तो वहां जहां गड़बड़ आएगी हमें टैप कर पाना ईजियर होगा कि इस डिपार्टमेंट की वर्किंग में इनएफिशिएंसी है, इसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन सफर कर रही है। कूल। अब बारी आती है भैया डिफरेंस की, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में डिफरेंस के 4 मेजर बेसिस है। नेचर, डेलीगेशन एक कंपल्शन होती है, हर मैनेजर को एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सम ऑफ हिज वर्क डेलीगेशन करनी पड़ेगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी की पॉलिसी होती है कि हमें कितना काम डिसेंट्रलाइज करना है, कौन सा काम इतना इंपॉर्टेंट है कि वो टॉप लेवल मैनेजर संभालेगा, कौन सा काम थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है कि वो मिडिल लेवल मैनेजर संभालेगा, एंड कौन से काम की इतनी कम इंपॉर्टेंस है कि हम वो लोअर लेवल मैनेजर पे छोड़ सकते हैं। वो कंपनी की पॉलिसी है। स्कोप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा वाइड होता है, थ्रू आउट द कंपनी अप्लाई होता है। स्कोप ऑफ डेलीगेशन बहुत नैरो होता है, वो एक इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट सुपीरियर के केस पे अप्लाई होता है। पर्पस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज टू एम्पावर द एम्प्लॉय। हम एम्प्लॉयज को एम्पावर कर रहे हैं, उनको ज्यादा पावर दे रहे हैं, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन सारा काम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, और लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा अच्छे से एनकरेज हो रहे हैं अपने एंड पे डिसीजन लेने को। वर्सेस द पर्पस ऑफ डेलीगेशन इज टू लोअर द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर ऑफ द सुपीरियर, ताकि वो और इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर पाए। एंड एट लास्ट फ्रीडम। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ऑब्वियसली फ्रीडम ज्यादा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा काम ही उसका, वो यूनिटी उसका, तो वो जैसे करेगा। लेकिन यहाँ पे जब वो काम उसको दिया गया तो वहां फ्रीडम नहीं है, उसको सारा काम उसी तरीके से करना है जैसे बताया गया है। हर छोटी छोटी कंफ्यूजन के लिए वो कॉल करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा, वो पूछेगा कि ऐसे करूं, वैसे करूं, ऐसे ना करूं, वैसे ना करूं, वो हर चीज में डाउट्स क्लैरिफाई करेगा। इसीलिए यहाँ पे फ्रीडम कम होती है। एंड इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी कहानी में, मैकडॉनल्ड्स में, फॉरेन कंट्री की पढ़ाई में, या तुम्हारे स्कूल की क्रश से कॉपी कंप्लीट करवाने में, या कहीं पे भी कैसे भी किसी भी चीज में कुछ भी मजा आया हो, या मेरे एग्जांपल में, या मुझ में, या तुम्हारे सिलेबस में कुछ भी पसंद आया हो, एक बार जाके एडुकैप्टन का फ्लैगशिप कोर्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है। एंड अलॉन्ग विद दैट तुम्हें उस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस और मजेदार एग्जांपल्स और कुछ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। डाउट सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, और बहुत अमेजिंग फीचर्स। जाके चेक जरूर करना, तुम्हारी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी बहुत पावर पैक्ड हो जाएगी।
इसी के साथ चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, तुमने जो भी कुछ लिखा अच्छे से उसको रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इतनी बड़ी वीडियो। ये वीडियो बाकी चैप्टर से तो काफी लंबी, आई नो दैट। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बोर्ड बूस्टर की अगली वीडियो में एंड और मजे से और इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ बात करें। एलॉन मस्क को जानते हो, उसकी बैंड बजाएंगे अगली वीडियो में। चलो थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो अब हम जब सब कुछ समझ चुके हैं, पूरा चैप्टर हमें समझ आ गया, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका प्रोसेस, उसके स्ट्रक्चर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, सब समझ आ गए। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को एकजुट रखने के लिए क्या चाहिए? लोगों की होती है सोशल नीड, जिससे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनी। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो देख चुके हैं एमक्यू कैसे। इसी के साथ साथ मेरे कैप्टन ने नो योर करियर नाम से सीरीज निकाली है, जहां तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ समझ आने वाला है। वेरी हाईली एडिटेड, रिसर्च प्रोड्यूस्ड कंटेंट, जहां पे तुम्हें अपने करियर के बारे में वो इनसाइट्स मिलेंगे जो शायद आज तक तुम्हें नहीं पता थे। एक बार जाके देखो तो बहुत अच्छे से वेल मेड सीरीज है, तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर तुम्हें ऐसी ही वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड यू वांट मोर ऑफ देम बहुत अच्छे से इन डिटेल, तो एडुकैप्टन का फ्लैगशिप प्रीमियम कोर्स जरूर चेक करना ऐप पे जाके, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में विद सम वेरी 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 इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। एंड हाँ, बहुत मजा आएगा। स्टाफिंग वाज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। इतनी मेहनत लगती है तो तुम्हारा भी कुछ हक बनता है, कुछ फर्ज बनता है। शेयर करो, फैलाओ, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ एंड उनको भी इस क्रिएटिव तरीके से वाकिफ करवाओ। ये ऐसे भी पढ़ाई होती है जहां हम दोस्त से कॉपी कंप्लीट करवा रहे थे और उससे डेलीगेशन पे पहुंच गए, पता भी नहीं लगा यार। चलो थैंक यू सो मच। अब फटाफट जाके जो कॉपी में नोट डाउन किया उसको पढ़ने लग जाओ।